अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूक्रेन के अंदर अब खेल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। द गेम इज़ ऑलमोस्ट ओवर। यूक्रेन का अगर आप मैप देखें तो इन रेड कलर के इलाकों में रशियंस का कंट्रोल है मुकम्मल तौर पर, और ये जो ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर यूक्रेन की फ़ौज है। अलबत्ता कुछ रोज़ से रशियंस इन ब्लू कलर के एरियाज़ पर लड़ रहे थे जिन पर कब्ज़े की सूरत में मिडल में जो ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर यूक्रेन की आर्मी है, ये एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर यूक्रेन की आर्मी ट्रैप हो जाएगी अगर इन ब्लू कलर के एरियाज़ पे रशियंस आ जाते हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई लाइन कट ऑफ हो जाएगी और ये बीच में ट्रैप हो जाएंगे। अब रशियंस यहाँ पर आ गए हैं ब्लू कलर के एरियाज़ में। इससे हो ये गया है कि यूक्रेन की फ़ौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैप हो चुका है। तो इसीलिए अपनी कमज़ोर पोजीशन को देखते हुए ज़ेलेंस्की अब पुतिन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस उम्मीद पे रब्ता कर रहा है कि शायद अच्छी डील मुझे मिल जाए। रूस ने जो एग्ज़िट दे रखी है ना हथियार डाल के भागने वालों को, या वो शहरी जो कि यूक्रेन में रहना नहीं चाहते, इनको जो एग्ज़िट रूट दिए हैं पुतिन ने वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो सारे के सारे रूट जो हैं या तो रशिया के अंदर से होकर गुजरते हैं या फिर बेलारूस के अंदर से होकर गुजरते हैं। बेलारूस जो कि रशिया का पार्टनर है। विच शोज़ के डिस्पाइट ऑल द प्रोपेगेंडा इन वेस्टर्न मीडिया, रूस बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और कमांडिंग पोजीशन में। अभी तक रूस ने हार्डली 10 से 15% अपनी फोर्स यूज़ की हुई है, ये बात नोट रखें। वो ऑल आउट नहीं गए अभी तक, लेकिन वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट अब मान रहे हैं कि अगर ज़ेलेंस्की ने इतनी ख़राब पोजीशन होने के बावजूद भी अगर यूक्रेन को इस हारी हुई जंग में मज़ीद इंगेज रखा तो अगले 12 से 24 घंटों में रशियंस माइट गो फॉर ऑनस्लॉट अगेंस्ट यूक्रेनियन आर्मी। सो प्रैक्टिकली गेम इज़ ओवर। अब सवाल यह है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होना है। देखें, अफ़गानिस्तान या इराक़ या शाम, इनकी तरह यहाँ पर यूक्रेन में किसी लंबी जंग को वेस्ट वाले नहीं देखना चाहते। घर है ना उनका, अपना घर है ना, यूरोप है ना, यूरोप के अंदर हो रहा है ना, तो उनको ये डर है कि कहीं ये आग इनके मुल्कों में ना स्प्लिट होकर घुस जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। इसको खींचने के हक़ में नहीं है, ख़ास तौर पर तब जब इनको पता है कि पुतिन जीत गया है। मज़ीद रेजिस्ट करना पॉइंटलेस है। तो फिर अब होगा क्या आगे, आगे क्या होने जा रहा है? दो बातें होने जा रही हैं आगे। या तो पूरे के पूरे मौजूदा यूक्रेन पे पुतिन साहब जो हैं ये प्रो रशिया फ़ौज और प्रो रशिया हुकूमत इंस्टॉल करके निकल जाएं खुद यूक्रेन से। एक काम तो ये हो सकता है। दूसरा काम वो ये कर सकते हैं कि ये जो आपको रेड कलर नज़र आ रहा है ना यूक्रेन के मैप में, ये ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है। बड़ा इंटरेस्टिंग इलाके हैं ये सारे के सारे। ये हर एक को पता नहीं होते इनकी, अगर आप डीपली थोड़ा सा रिसर्च करते हैं ना तब पता चलता है कि हो क्या रहा है असल में। सरसरी तौर पर देखने से पता नहीं चलता। मैं गोदी मीडिया देख रहा हूँ इंडिया के अंदर, 24 घंटे लगे हुए हैं, यूक्रेन दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ के एनालिस्टों को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है ग्राउंड पर। ऐसे ही वो समझ रहे हैं कि ये दो कोई मुल्क हैं, यूएसए और अफगानिस्तान की तरह की कोई लड़ाई चल रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये कुछ डिफरेंट किस्म की जंग है। ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ना यूक्रेन के मैप में, मित्रों, ये ईस्टर्न यूक्रेन है और यहाँ पर रशियन स्पीकिंग लोग ही हैं जो कि नस्ली एतबार से भी रूसी हैं। और हिस्टोरिकली ये जो यूक्रेन का इलाका है ये रूस का ही इलाका रहा है। वो जो केवियन रूस की जो एम्पायर थी, जहाँ से यूँ समझे कि रशिया का जन्म हुआ था सदियाँ पहले, केवियन रूस की सल्तनत में ये यूक्रेन का इलाका असल में रूस का हिस्सा था, रूस के अंदर आता था। तो ये मुमकिन है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुमकिन है कि रशिया यूक्रेन के इस हिस्से को, जो कि हिस्टोरिकली उसी का था और जहाँ से रशिया स्टार्ट हुआ था, जहाँ से प्रो रशिया लोग रहते हैं, मुमकिन है कि पुतिन इसको एनेक्स कर दे ईस्टर्न यूक्रेन को, और बाकी का जो वेस्टर्न यूक्रेन है वो अलग रियासत बन जाए जहाँ पे प्रो रशिया सरकार हो। एक तो ये भी फार्मूला मुमकिन है। लेकिन एज आई सेड, इट इज़ वेरी हार्ड टू रीड पुतिन्स माइंड। वो बंदा बहुत ही जीनियस किस्म का है। उसके दिमाग को पढ़ना जो है ना इतना आसान नहीं है कि अगले रोज़ वो क्या कर सकता है। वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है काफ़ी। अलबत्ता ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो सिर्फ अपनी हुकूमत लाएगा और निकल जाएगा यहाँ पर, एज इट इज़ रखेगा यूक्रेन को, या फिर वो अखंड यूक्रेन माता को खंड खंड करके चला जाएगा। यूक्रेन की जंग से वैसे अखंड से याद आया मुझे कि इंडिया के लिए भी बड़ी ही एक कुदरती चांस थी कि लास्ट कुदरत ने चांस दिया इंडिया को कि वो भी अपने जो फेल्ड फॉरेन रिलेशन है इसको ज़रा रीडिज़ाइन करें और कुछ इसकी दुरुस्त करें, सिमत जो गलत सिमत में जा रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा डायरेक्ट करें इसको। कुदरत ने मौका दिया इंडिया को, क्योंकि चाइनीज़ बड़े खुश हैं। ये मैं आपको बात बता दूं, चाइनीज़ बड़े खुश हैं कि इंडिया ने अमेरिका को रूस के मामले में ठेंगा दिखाया है
वो बड़े खुश हैं इससे कि इंडिया ने थोड़ा सा स्टेटस अमेरिका का वो जो हम डाउन करना चाह रहे थे उसमें उन्होंने हमारी हेल्प किया। अच्छा, कल चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीडिया से बात हुई, बड़े खुशगवार मूड में थे। और वो जो एक प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया के अंदर फैलाया जा रहा था कि चाइना जो है वो इस जंग की वजह से नाराज़ है रशिया से और उनके बीच दरारें पड़ रही हैं, जिसके लिए मैं आपको शुरू से बता रहा था इट इज़ रबिश। ये दोनों बिल्कुल एक हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जंग हो ना हो, हमारे और रशिया के ताल्लुकात रॉक सॉलिड हैं। और वो कहते हैं रशियंस तो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं भाई, रॉक सॉलिड, जंग हो ना हो रॉक सॉलिड। अच्छा, ज़ेलेंस्की ने दोबारा यहूदियों से अपील कर दी है कि मित्रों मेरी मदद करें। दो ही तो हेड ऑफ द स्टेट्स है ना दुनिया में यहूदी, एक तो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेनेट है और दूसरा ये ज़ेलेंस्की बाबा। लेकिन बात बन नहीं रही। इस बार पहले उसने दुनिया भर के यहूदियों को कहा, अब उसने स्कोप छोटा कर दिया है। अब उसने कहा है कि अमेरिका के यहूदी मेरी मदद करें, क्योंकि बड़े पावरफुल हैं अमेरिका के यहूदी। उन्होंने कहा कि मेरी मदद करो मित्रों, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट ओवर, बात बन नहीं रही। अब पुतिन जो डील दे दे ज़ेलेंस्की को दे दे, दैट्स इट। अच्छा, मोदी साहब को वैसे इस सब से सबक सीखना चाहिए। वो सीखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये एक सलाह है कि उनको सबक सीखना चाहिए इससे, इस सारे के सारे जो माजरा हुआ है यहाँ पे। इनका जो डिफेंस पार्टनर है ना रशिया, चाइना के खिलाफ मिसाइल तो क्या, वो जो दुनाली बंदूक नहीं होती जैसे कौवे और चिड़ियाँ और ये जो शिकार करते रहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की, वो भी नहीं देगा। तो चाइना से टाइज जो हैं वो रीसेट करें अपने, लेकिन वो तब तक रीसेट नहीं हो सकती जब तक आपके टाइज पाकिस्तान से अच्छे नहीं होते, रीसेट नहीं होते। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि न्यू दिल्ली के रूस की तरफ जाने वाले रास्ते बीजिंग से होकर गुजरते हैं और बीजिंग की तरफ जाने वाला रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। इसके बिना आप जप्पी भी पा सकते हैं, आप झूला भी झूल सकते हैं, आप साथ बैठ के इनके गोलगप्पे खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नदी के किनारे गाने गा सकते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जब तक आपकी फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वाले नट बोल्ट सीधे नहीं होंगे, बुरे वक्तों में आप ऐसे ही वनरेबल रहेंगे, कोई आपके काम नहीं आएगा। वैन ऐसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, तो इससे मेरी मुराद न्यू दिल्ली के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, बीजिंग और मॉस्को के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो कि न्यू दिल्ली के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इस वक्त। जब तक इंडिया इस एंगल से अपने मामलात दुरुस्त नहीं करता, इन पावर्स का सहयोग उसे मिल नहीं सकता। कश्मीर, लद्दाख, क्वाड, इंडो पैसिफिक, ये सारे वो मुद्दे हैं, वो रोड़े हैं जो कि इंडिया और इन मुल्कों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। आज भी अगर इंडिया अमेरिका को छोड़ दे तो आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे चाइना से और रशिया से? परमानेंटली नहीं हो सकते। ताइवान को देखें, पहले अमेरिका और वेस्ट अलग मुल्क मानते थे, चाइना को नहीं मानते थे। चाइना की जगह पर ताइवान बैठा होता था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। फिर जब इनके रिलेशंस चाइना के साथ इंप्रूव हुए तो इन्होंने ताइवान को अलग मुल्क मानना बंद कर दिया। यूनाइटेड नेशंस में चाइना की जो सीट थी वो ताइवान को पहले मिली हुई थी, इनको दे दी। वैसे ये सेटिंग भी पाकिस्तान कराता हुआ नजर आता है हिस्ट्री के अंदर। लेकिन क्या परमानेंटली अमेरिका और चाइना के रिलेशंस इसके बाद सही हो गए? नहीं। झगड़ा जो था वो दब जरूर किया कुछ साल के लिए, लेकिन आप देखें दोबारा कैसे खुल के सामने आ गया। यहाँ भी यही मामला है। लॉन्ग टर्म और रिलायबल दोस्ती के लिए स्ट्रेटजिक जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटजिक मामलात जो हैं, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना लाजमी है इंडिया के लिए। अलबत्ता मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लग नहीं रहा कि इंडिया ये करेगा, उनमें कैपेबिलिटीज़ नहीं है इस तरह की, क्योंकि ये सारे जो मुद्दे हैं ना, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो मुद्दे हैं वो ब्रेड एंड बटर है उनकी पॉलिटिक्स के। वो इनको अगर गिव अप कर देगा, उनकी सियासत ख़त्म, बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी ख़त्म हो जाएगी अगर वो कश्मीर पर किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं तो बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। इशू ये है सारा का सारा, उनकी जो सियासत है वो इसी पे टिकी हुई है, मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर। अगर ये तीन वर्ड हटा दें तो बीजेपी की सियासत ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो बीजेपी के लिए उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठेंगे। आई डोंट थिंक सो। तो लॉन्ग रन में मुझे दोस्ती होती हुई नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुदरत ने ज़रूर इंडिया को दी हुई है। अभी दो तीन रोज़ के अंदर 15वां राउंड ऑफ टॉक्स होने वाला है। ये मैं आपको बता दूं, गलवान पे 15वां राउंड ऑफ टॉक्स, वो कोई नहीं गुस्सा कह रहे थे ना, 15वीं मरतबा मिलने जा रहे हैं और यहाँ पे टॉक्स होंगे। देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा आता है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस बार भी वो जो पहले 14 राउंड हुए थे, इस बार भी कुछ वही हो सकता है। जब तक इंडिया कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता, उसके रिलेशंस पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ अच्छे नहीं होंगे। और जब तक इनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, इंडिया के रशिया के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया तब्दील हो चुकी है। आज दुनिया वो सोवियत यूनियन वाली या 1990s वाली दुनिया नहीं है। दुनिया तब्दील हो चुकी है और ये तीनों मुल्क जो है ना अब सॉलिड एक ब्लॉक का हिस्सा बने हुए हैं, चाइना, पाकिस्तान, रशिया।
इन तीनों के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक के साथ अच्छे रिलेशन हो तो बाकी के साथ भी होगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू मेंटेन योर रिलेशन विद ऑल थ्री नाउ। इस तरह का ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ है। तो देखते हैं मोदी साहब क्या करते हैं। उम्मीद कम है, वैसे उम्मीद नहीं है ज़्यादा मुझे।